रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। कभी तो सोचना ये तुमने क्या किया लोगों। कभी तो सोचना ये तुमने क्या किया लोगों। ये किसको तुमने सरेदार खो दिया लोगों। हवाए बुग़्ज़ो खबासित चली तो अपने साथ उड़ा के ले गए इंसाफ की कबा लोगों। दिया था सुबह मसरत ने एक चिराग हमें, उसी को तुमने सरे शाम खो दिया लोगों। सुला दिया जिसे जिंदा में तुमने मौत की नींद, जगाएगी उसे हालात की सदा लोगों। जिए भुट्टो। साथियों, आप जानते हैं कि आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का 40वां साल है। आज के दिन पाकिस्तान की तारीख का वो दर्दनाक पाप है जिसमें मज़ाहमत और शहादत की कई दास्तानें दर्ज है। आज के दिन पाकिस्तान के महरूम तबकात की उम्मीदों का कत्ल हुआ। आज के दिन आईने पाकिस्तान के खालिक का खून हुआ। आज के दिन राख के मलबे से नई कौम तामीर करने वाले वजीर आजम को सूली पर लटका दिया गया। आज का दिन एक सवाल पूछ रहा है। इस मुल्क के हर शख्स से एक सवाल पूछ रहा है। इस मुल्क के हर इदारे से एक सवाल पूछ रहा है। इस मुल्क के हर मुनसिफ से एक सवाल पूछ रहा है। हर सोचने वाले से एक सवाल पूछ रहा है। हर लिखने वाले से एक सवाल पूछ रहा है। और वो सवाल ये है कि बताओ, इस मुल्क के करोड़ों गरीबों के मुहाफिज को कत्ल क्यों किया गया। बताओ, एक टूटे फूटे समाज को नई जिंदगी देने वाले मसीहा को कत्ल क्यों किया गया। जिसने टूटे हुए मुल्क को जोड़ा, जिसने हारी हुई कौम को अपने पैरों पर खड़ा किया, जिसने 90,000 जंगी कैदियों की बाइज्जत वापसी का रास्ते खोले, जिसने 10,000 मरबा मील का खोया हुआ रकबा वापस दिया, जिसने इस मुल्क में मजबूत दिफा की बुनियादें रखी, जिसने पाकिस्तान को एटॉमिक रियासत बनाया। बताओ, उसकी मौत के परवाने पर दस्तखत करने वाले कौन थे। यह सवाल 40 साल से पूछा जा रहा है। सदर पाकिस्तान ने 8 साल पहले इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में दरखास्त की थी कि मलूज, हमें भुट्टो शहीद का खून का जवाब दिया जाए। भुट्टो शहीद का खून आज भी पुकार रहा है, पूछ रहा है इंसाफ के इदारे से, इंसाफ कब मिलेगा। आज का दिन ये सवाल पूछ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इंसाफ के तराजू अपना तवज़ुन क्यों खो देता है। हमारे खून का मुकदमा हो,
तो अदल की देवी को नींद क्यों आ जाती है? हमारे कातलों की पनाहगाहों, हमारे कातलों की पनाहगाहों को कब तक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता रहेगा? भुट्टो क्यों कत्ल होते रहे, इसका जवाब कौन देगा? हमारे खून का हिसाब कौन देगा? इसका एहतसाब कब होगा? जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, तपकेगा तो जम जाएगा। साथियों, जो तारीख से सबक नहीं सीखते, उन्हें तारीख फिर सबक सिखाती है। तारीख ये है कि 1971 की जंगी शिकस्त के बाद जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को बचा कुचा पाकिस्तान मिला, तो उन्होंने ये फैसला किया कि खित्ते में तवज़ुन के लिए एटॉमिक कुव्वत बनना लाजमी है। 1972 में उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी। वसाइल मौजूद नहीं थे, पूरी दुनिया खिलाफ थी, ना हमारे पास साइंसी इल्म था, ना टेक्नोलॉजी था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम घास खाएंगे लेकिन मुल्क की सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन न्यूक्लियर ब्लैकमेल की इजाजत नहीं देगी। 1974 में इंडिया ने बम धमाका किया। 1978 में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन तारीख का अलमिया देखे कि उसकी खबर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को मौत की काल कोतरी में दी गई। एक साल बाद उन्हें तख्तेदार पर लटकाया गया। आज अगर आप भारत की आंखें में आंखें डालकर बात कर सकते हो तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से है। आज सरहदों पर हिफाजत करने वाला जवान पूछता है कि क्या भुट्टो को इस मुल्क का दिफा मजबूत करने की सजा दी गई? क्या उन्हें पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाने की सजा दी गई? क्या उन्हें साम्राज्य को तो लटकाने की सजा दी गई? मैं पूछता हूं, हमें बताया जाए कि जब जो कुव्वतें पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनते नहीं देखना चाहती थी, उन कुव्वतों का अलाका कौन बना? ये 9 सितारे कहां से आए थे? जियाउल हक ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के पानी को किसके इशारे पे हटाया? तारीख के आखिरी फैसले में गद्दार कौन होगा? क्या वो गद्दार था जिसने आईन दिया, या वो गद्दार था जिसने आईन तोड़ा? क्या वो गद्दार था जिसने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जान दे दी? या वो गद्दार था जिसने मुल्क की मफाद को इतना सस्ता बेच दिया कि हम आज तक उन हिलाई हुई बरूद और जहर में सांस लेने पर मजबूर है?
इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा नजरिया नहीं बदला, तुम्हारा बयानिया बदलता रहता है। उस वक्त भी हमारे नजरिए के खिलाफ गद्दारी का बयानिया दिया, और आज भी हमारे नजरिया के खिलाफ गद्दारी का फतवा दिया गया। तारीख ने हमें कल भी सरखरू किए, हम आज भी सरखरू होंगे। तो हम अपनी साजिशें जारी रखें, हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे, और इसका हतमी फैसला तारीख और अवाम की अदालत में होगा। साथियों, आज हम भुट्टो शहीद के नजरिए पर उतने ही मजबूती से खड़े हैं जितनी मजबूती से इस नजरिया का अलम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उठाया था। जब वो अपने अजीम बाप से आखिरी बार मिलने गई तो उन्हें विरसे में इस नजरिया की ताकत मिली थी, जिसके आगे पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन आमरियतें रेत की दीवार साबित हुई। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत के बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जदोजहद की। जब तारीख रकम की, उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजरियाती असास को मजबूत किया। अगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी तहरीक के जरिए इनकलाब फ्रांस की याद ताजा कर ली, तो फिर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने मज़ाहमत की एक नई तारीख रकम की। ज़ियाए आमरियत के खिलाफ जदोजहद करते हुए भुट्टो शहीद के मोहब्बत में भुट्टो शहीद के नजरियाती जानशीनों ने कैदे काटी, शाही किला की साजिशें भुगती, फांसियों पर चढ़े, और इन 11 सालों में जमहूरी जदोजहद के जुर्म में 50,000 कोड़े मारे गए, और हर कोड़े पर जिए भुट्टो का नारा गूंज उठा। और आज भी अपने जिस्मों पर उन कोड़ों के निशान संभाले हम फिर जदोजहद के लिए मैदान में उतरने को तैयार है। नए पाकिस्तान का नाटक करने वालों, पहले पुराने पाकिस्तान की बुनियादें समझो। आज तुम इक्तिदार के जिन ऐवान में बैठकर तकब्बुर की अलामत बन चुके हो। इस निजाम की बुनियादों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खून शामिल है। इस वफाकी पार्लिमानी जमहूरी निजाम और उसके क़याम में जमहूरी कुव्वतों की बेमिसाल जदोजहद शामिल है, और हम तुम्हें इस जदोजहद को, इस कुर्बानी को जाया नहीं करने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस आईन के तहत ये निजाम तश्कील दिया, अगर इस आईन पर हमले करने की कोशिश की गई तो याद रखो तुम्हारा हशर भी उन आमरों जैसे होगा जिन्होंने अवामी राज को लड़काने की कोशिश की। साथियों, आज ये सिलेक्टेड वजीर आजम भुट्टो शहीद का आईन खत्म करने की कोशिश कर रहा है। मेरे घोटकी में आकर कहता है कि 18वीं तरमीम से वफाक दिवालिया हो गया है। इसकी असलियत पहचानो, इसके इर्द गिर्द के लोगों को पहचानो, इनके शक्लें पहचानो। ये वो लोग हैं जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का आईन के दुश्मन है, ये आपके हुकूक के दुश्मन है। इस इनामी वजीर आजम को ये तक मालूम नहीं कि मजबूत सूबे ही मजबूत वफाक की अलामत है। हम भुट्टो के आईन को खत्म नहीं होने देंगे,
हम इस मुल्क को वापस 1 यूनिट नहीं होने देंगे। तुम कोशिश करके दिखा लो, हम तुम्हारे सामने दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे। भुट्टो शहीद ने कहा था कि मैं 1 यूनिट को एक लात मारकर खत्म कर दूंगा। मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूं, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो, तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। साथियों, खान घोटकी आकर कहता है, खान सिंध का नमक खाकर कहता है, उसे सिंध की जरूरत नहीं, तुझे सिंध की जरूरत नहीं। तुम कौन हो कठपुतली? सिंध को तुम्हारी जरूरत नहीं। हम जानते हैं उसे सिंध नहीं, सिंध के वसाइल चाहिए, उसे सिंध नहीं, सिंध की गैस चाहिए, उसे सिंध नहीं, सिंध का पानी चाहिए। वो आज भी सिंध के 120 अरब रुपया पर सांप बनकर बैठा है। ये पैसा आपका पैसा है, आपके टैक्सेस के पैसे हैं, ये आपके खून पसीने की कमाई के पैसे हैं, जिस पर खान डाका डालकर बैठा है। जरा सोचे 120 अरब रुपए से हम क्या कर सकते थे? 120 अरब रुपया से हम कितने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे सकते थे? 120 अरब रुपया से हम कितने नए स्कूल्स तामीर कर सकते थे? 120 अरब रुपया से हम कितने नए हॉस्पिटल्स खड़ा कर सकते थे? और ये तो हमारे ड्यूज है। इसके साथ अब वो NFC अवार्ड ना देकर अवार्ड में कटौती करके सूबों का हक हथियाना चाहता है। सिंध के अवाम के हकूक पर कब्जा करना चाहता है, पंजाब के अवाम का हक मारना चाहता है, बलोचिस्तान के अवाम को महरूम रखना चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा के खजानों पर डाका डालना चाहता है, और ये सारे वसाइल, ये सारे पैसे सूबों से छीनकर इस्लामाबाद को देना चाहता है। 18वीं तरमीम के जरिए हमने चारों सूबों को मजबूत किया और उनके वसाइल पर उनको मालकी दी। सूबों की अवाम अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करती हैं, जिससे वफाक मजबूत होती है। लेकिन इस बेनामी वजीर आजम को ये बात समझ में नहीं आती। साथियों, ये PTI की हुकूमत ने झूठ के सिवा कोई काम ईमानदारी से नहीं की। इलेक्शन से पहले दिखाए गए सुनहरे ख्वाबों की परक्स PTI की हुकूमत अपने साथ एक महंगाई की सुनामी ले आई है। पेट्रोल की कीमत में बार बार इजाफा कर रहे हैं। बिजली की कीमत बढ़ाते हैं मगर बिजली देते नहीं हैं। यहां तक कि दवाई की कीमत पे भी इजाफा। मतलब कि अगर आप गरीब हो और आप बीमार हो तो सेहत का इंसाफ ये कहता है कि मर जाए। आटा, दाल, चावल, हर चीज आम आदमी की खरीद से बाहर है, और खरीद भी ले तो पकाए कैसे?
इस बेदर्द हुकूमत में गैस की कीमत आसमान छू रही है और ऊपर से गैस की लोड शेडिंग भी। गैस की वफाकी वजीर कहता है कि मुझे अपने महकमे के बारे में कुछ मालूम नहीं, और अवाम है जो 20-20 हजार के गैस के बिल देखकर बेहाल है। वफाकी वजीर खजाना कहता है कि उनकी मुआशी पॉलिसीज की वजह से अवाम की चीखें निकलेगी। फिर ये भी कहता है कि उसे एग्रीकल्चर का पता ही नहीं। मैं पूछता हूं, ये वजीर है या मुआशी दहशतगर्द? ये मुआशी कत्ल कर रहा है, किसानों का मुआशी कत्ल, मजदूरों का मुआशी कत्ल, बेरोजगार नौजवानों का मुआशी कत्ल, बुजुर्ग पेंशनर्स का मुआशी कत्ल। खान साहब, आपकी हुकूमत चोरी और सीनाजोरी के अलावा कुछ नहीं जानती। आप गद्दारी के फतवे तो दे सकते हैं, मगर लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं। कहां गया आपका 50 लाख घर? कहां गए आपके 1 करोड़ नौकरियों का वादा? नौकरी देने तो दूर की बात है, आपकी हुकूमत लोगों से उनका रोजगार छीन रही है। एंक्रोचमेंट के नाम पर लोगों को बेघर किया जा रहा है। इस हुकूमत से ना मीशत चल सकती है और ना ही मुल्क। कोई उनको ये समझाए कि मईशत चंदा से नहीं, सियासत काली से नहीं, हुकूमत चाबी से नहीं और मुल्क जादू से नहीं चलता। और जब हम हुकूमत को इसकी कमजोरियां, इसकी झूठ, इसकी मुनाफिकत, इसकी धांधली आईने में दिखाते हैं, इनका असल चेहरा दिखाते हैं, तो हमें डराने के लिए नाबगर्दी शुरू हो जाता है। साथियों, आपने बेनामी अकाउंट्स केस के हवाले से बहुत से किस्से सुने होंगे, और ये सिर्फ किस्से ही है, सिर्फ बातें हैं, सिर्फ इल्जामात हैं, और वो भी झूठे। ये सिर्फ किरदार कशी है। ये एहतसाब नहीं इंतकाम है। ये इंसाफ नहीं इंतकाम है, सियासी इंतकाम है। ये एहतसाब नहीं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। 6 महीने केस चलने के बावजूद मुझे तो किसी कोर्ट के सामने अपना मौकिफ देने का मौका ही नहीं मिला। मुझ पर वो इल्जाम है जबकि मैं 1 साल का था, और मुअज़्ज़िज़ अदालत भी ये जानती है कि केसेस झूठे हैं। तभी तो आला अदलिया के चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे नाम इस रिपोर्ट में गलत शामिल किया गया, और JIT को हुक्म दिया कि मेरा नाम इस रिपोर्ट से निकाला जाए। लेकिन तहरीरी फैसले में इसका कोई जिक्र नहीं। हत्ता के साबिक फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने ISI के रुकन से सख्ती से पूछा, किसके कहने पर और प्रेशर में बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम डाला गया।
मगर अफसोस के दर्जनों वकला और मीडिया की मौजूदगी में सुनाया गया फैसला बदल दिया गया। खुली अदालत में सुनाया गया फैसला कुछ और था और जब तहरीरी फैसला आया तो कुछ और फिर जब आखिरकार पहली बार मुझे अदालत पेश होने का मौका मिला तो मुझे सिर्फ 3 मिनट सुना जाता है और बड़ी आसानी से कहा जाता है कि ऐसा तो कहा ही नहीं गया। मैं अपने काबिले एहतराम जज साहिबान से सिर्फ इतना गुजारिश करूंगा कि उस दिन की ट्रांसक्रिप्ट्स मंगवा ले, टेप सुन ले, आपको खुद हकीकत का पता चला जाएगा। दूसरी बात ये कि ये केस 184(3) के तहत इंसानी हकूक का केस कैसे बन गया। मुआज़िज़ सुप्रीम कोर्ट कि वो ताकत जो सिर्फ क्वेश्चंस ऑफ लॉ और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की सूरत में इस्तेमाल की जाती है, हैरान कुन तौर पे उस ताकत को इलेक्शन के दौरान इस केस को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से उठाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये सुस्त रवि का शिकार था। लेकिन हकीकत ये है कि ये केस कराची की बैंकिंग कोर्ट में पहले से चल रहा था और एफआईए इसमें इब्तिदाई चलान भी पेश कर चुका था, तो सुस्त रवि का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर ये मान भी लिया जाए कि ये सुस्ती थी, तो इस मुल्क की अदालतों में लाखों मुकदमों में सुस्ती इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं। क्या शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का केस 40 साल बाद भी सुस्त रवि का शिकार नहीं है? क्या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का केस सुस्त रवि का शिकार नहीं है? क्या शहीद अकबर बुख्ती का केस सुस्त रवि का शिकार नहीं है? क्या 12 मई का केस सुस्त रवि का शिकार नहीं है? क्या असगर खान केस सुस्त रवि का शिकार नहीं है? क्या आईन तोड़ने पर गद्दार मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा सुस्त रवि का शिकार नहीं है? क्या मिसिंग पर्सन्स के हजारों मुकदमा सुस्त रवि का शिकार नहीं है? क्या ये सब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नहीं है? क्या 2018 के इलेक्शन में की गई तारीख की बदतरीन धांधली, वोट चोरी, 3 दिन तक इलेक्शन रिजल्ट्स रोकना, मुल्क भर में पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर फेंकना, आरटीएस को फेल करवाना, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होना, मीडिया का ब्लैकआउट करना, फॉर्म 45 गायब करना, कलअदम तंजीमों को मेन स्ट्रीमिंग के नाम पर इलेक्शंस लड़वाना, सियासी तौर पर उम्मीदवारों को नाअहल कराना, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से बेनामी वजीर आजम को इस मुल्क पर मुसल्लत करना, क्या ये सब कुछ इंसानी हकूक का खिलाफ वर्जी नहीं है? और फिर एक और अजीब बात,
हमारा केस को पिंडी में शिफ्ट कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इस केस को पिंडी में चलाने का हुक्म दिया गया, गैर कानूनी हुक्म दिया गया? जब मामला सिंध का है, जब तहकीकात सिंध में हो रही है, जब फरीक सिंध से है, तो फिर पिंडी में क्यों? आखिर पिंडी में ऐसा क्या है? जबकि कानून में इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं कि एक बार फिर पिंडी में हमारे लिए करबला बर्पा किया जा रहा है। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए हर केस में JIT क्यों नहीं बनती? अगर मेरे नाश्ते पर JIT बन सकती है तो फिर दहशतगर्दी पर क्यों नहीं? तारीखी धांधली पर क्यों नहीं? वोट चोरी पर क्यों नहीं? बेनामी वजीर आजम पर क्यों नहीं? साथियों, हमारा कस्टोडियन ऑफ द हाउस को, स्पीकर सिंध असेंबली को, वो असेंबली जिसने करार पाकिस्तान पास की, झूठे केसेस में इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया जाता है, उसकी बीवी और बच्चे को 8 घंटे तक यरगमार रखा जाता है, चादर और चार दीवारी को पामाल करते हैं। हमारे हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले MPAs के पीछे पड़े हुए हैं। वो नहीं चाहते कि बार बार इलेक्शन जीतने वाले MPAs अपने अवाम का खिदमत करें। अवामी नुमाइंदों को उनका हक, उनकी जमानत नहीं मिल रही, और दहशतगर्दों को NRO। मैं ये नहीं कहता कि एहतसाब मत करो, मैं ये भी नहीं कहता कि मेरा एहतसाब मत करो। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम मत करो। मैं कहता हूं एहतसाब के नाम पर कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं कहता हूं एहतसाब के नाम पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मत करो। मैं कहता हूं एहतसाब के नाम पर अपने खुद के गुनाह मत छुपाओ। और मेरे ये बातें इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं होती। जब मैं पूछता हूं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं हो रहा, जब मैं पूछता हूं कि वफाकी वजीरों के कलदन तंजीमों से राब्ते और रिश्ते क्यों है, जब मैं पूछता हूं कि सियासतदानों को जेल में और दहशतगर्दों को रेस्ट हाउसेज में क्यों रखा जाता है, तो मुझे मुल्क दुश्मन करार देने की तहरीक शुरू की जाती है। मैं पूछता हूं कि क्या मुल्क दुश्मन मैं हूं या वो वजीर है जो दहशतगर्दों को गोद में बैठकर बैठे हैं। मैंने इन 3 वजीरों को हटाने का मुतालबा किया, मगर खान ने उन 3 वजीरों को तो नहीं निकाला, उल्टा एक ऐसा शख्स को वजीर बना दिया जिस पर डैनियल पर्ल से लेके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तक दहशतगर्दी की साजिशों में मुलव्वस होने का इल्जाम है। ये हुकूमत ये सब कुछ करके क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये किस किस्म की हुकूमत है? ये किस किस्म की बुज़दिल वजीर आज़म है जो ना मोदी के खिलाफ बात करता, ना कलदन तंजीमों के खिलाफ बात करता, ना दहशतगर्दों के खिलाफ बात करता, मगर ऑपोजिशन के लिए बड़ा शेर बना हुआ फिरता है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इंसाफ की उम्मीद रखी तो अदालत से रखी। बेशक हमें बारहा अदालत से मायूसी मिली। हम आज तक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की अदालती कत्ल का इंसाफ मांगते हैं। हम आज तक शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कत्ल का इंसाफ मांगते हैं। हम आज तक अपने बहे हुए खून का हिसाब मांगते हैं। आखिर हमें अदालत से इंसाफ कब मिलेगा? हमारे खिलाफ किए गए जराइम का एहतसाब कब होगा? इंसाफ का सिला तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की अदालती कत्ल का इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारे निजाम अदल को अपने अंदर झकना होगा, अपनी इस्लाह करनी होगी, अपनी गलतियों को सुधराना होगा। भुट्टो शहीद को इंसाफ मिलने से ही इंसाफ की इब्तिदाई होगी। मगर साथियों, इतनी मायूसी के बावजूद, इतने इंतजार, इतनी बर्दाश्त के बावजूद मैं आज भी पुरुम्मीद हूं कि ये ही अदालतें हमें इंसाफ देगी। साथियों, आज फिर हमें भुट्टो शहीद का नजरिया घर घर ले जाने की जरूरत है। बीबी शहीद की सियासी सोच गली गली तक फैलाने की जरूरत है। नौजवानों को ये बताने की जरूरत है कि भुट्टो शहीद की क़ियादत में आने वाला पुरअमन इनकलाब हमारी मीरास है। हम इस सफर को जारी रखेंगे। वो जिदोजहद जिसका आगाज भुट्टो शहीद ने किया और बीबी शहीद ने आगे बढ़ाया, इंशाअल्लाह हम इसको जारी रखेंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आज भी भुट्टो शहीद से डरते हैं, उसकी सोच से डरते हैं, उसकी नजरिया से डरते हैं, उसकी फिक्र से डरते हैं, उसकी जिक्र से डरते हैं। ये इतना डरते हैं कि बीबी शहीद का नाम भी इनसे बर्दाश्त नहीं। बीबी शहीद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बीबी शहीद का नाम निकालने की साजिश हो रही है। दरअसल इस प्रोग्राम को ही बंद करना चाहते हैं। मैं ये बता दूं कि बेनजीर भुट्टो एक नाम नहीं, बेनजीर भुट्टो एक अज़म है। ये अज़म है गरीबों की मालकी की, ये अज़म है औरतों की फलाह की, ये अज़म है पाकिस्तान की तरक्की की। उसको मिटा सको ये तुम में दम नहीं। साथियों, भुट्टो शहीद ने बेआईन सरजमीन को आईन दिया, जमहूरी हुकूक दिया, अवाम को आवाज दी, हारी को ताकत दी, मजदूर को कुव्वत दी, मजलूम को ज़बान दी, अवाम को हुकूक दी। और आज ये तब्दीली सरकार आपके हुकूक छीनना चाहती है, सोच की आजादी छीनना चाहती है, जमहूरियत छीनना चाहती है। भुट्टो शहीद का दिया हुआ आईन खत्म करना चाहते हैं, मगर हम ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ये क्या समझते हैं कि नैब गदी के जरिए हमें डरा सकते हैं? ये क्या समझते हैं कि भुट्टो शहीद का नवासा झुक जाएगा? ये क्या समझते हैं कि बीबी शहीद का बेटा डर जाएगा? ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भाग जाएंगे? हम जुल्म की हर ताकत से टकराएंगे।
जाओ और जिया की कब्र देखो और आओ और भुट्टो शहीद का मजार देखो। मुंह छुपता हुआ मुशर्रफ भी देखो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की दिलेरी देखो। मैं आवाम से कहता हूं, आप यकीन रखें मैं आपके साथ हूं और अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। हम साथ मिलकर जिद्दोजहद करेंगे, हम साथ मिलकर लड़ेंगे और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम कमल मिशन को पूरा करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का अंदरूरा मिशन पूरा करेंगे। मैं शहीदों की इस सरजमीन पर खड़ा होकर आपसे वादा करता हूं, मेरी जिंदगी आपका अमानत है और इस जिंदगी में आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त कभी आपको मायूस नहीं करेगा। हमने इस मिट्टी पर वारे भुट्टो है, हमने इस मिट्टी पर वारे भुट्टो है, तितली जुगनू चांद सितारे भुट्टो है। जितने हैं किरदार हमारे भुट्टो हैं, सबसे आगे हो या सबसे पीछे हो, जिस तरतीब में हम हैं सारे भुट्टो है। दुख के मौसम में या सुख के आलम में हमने जितने नाम पुकारे सारे भुट्टो हैं। दार पे जो खुशबू है एक लहू की है, सूली से जो फूल उतारे भुट्टो है। आज अगर 2-4 कदम तुम आगे हो, ये मत समझो तुमसे हारे भुट्टो है। आज अगर 2-4 कदम तुम आगे हो, ये मत समझो तुमसे हारे भुट्टो है। एक दिन मिट्टी सोना बनकर चमकेगी, हमने इस मिट्टी पर वारे भुट्टो है, हमने इस मिट्टी पर वारे भुट्टो है। सचमुच में वो तारे तोड़कर लाए थे, इसलिए तो आंख के तारे भुट्टो है। उस कामत पर एक दुनिया कुर्बान हुई, ये मत कहना सिर्फ तुम्हारे भुट्टो है। एक तरफ यलगार यजीदी टोले की, एक अलम बरदार हमारे भुट्टो है। जान तो आनी जानी है, पर याद रहे हमको अपनी जान से प्यारे भुट्टो है, हमको अपनी जान से प्यारे भुट्टो है, हमको अपनी जान से प्यारे भुट्टो है। नारे भुट्टो जिए।